कर्म और ईमानदारी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूरज अपनी माँ रमा और बहन राखी के साथ रहता था। उसके पिता की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी सूरज के ऊपर ही थी। लेकिन सूरज के कुछ दोस्त आवारा और चोर थे, जो हमेशा दूसरों के घरों में चोरी किया करते थे। सूरज उनकी इन हरकतों से अनजान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त क्या काम करते थे। एक दिन उसके दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, हमसे अच्छी तो सूरज की किस्मत है। उसके पिताजी जाते जाते उसका भला कर गए, और एक हमें देख लो, हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितनी भी चोरी करो, लेकिन कोई भी चीज पास में कभी टिकी ही नहीं। ना पैसा टिका, ना धन दौलत। हाँ रोहन, तुम सही बोल रहे हो। सूरज की किस्मत तो अच्छी है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी भी बहुत है, बहन की और माँ की, जो उसे मरते दम तक निभानी होगी। हमें लगता है कि वो काम करके खुश रहता है, पर उसकी असली जिंदगी कुछ और ही कहती है। रोशन, हमें सूरज को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी है, और हमें कभी भी उसे गलत चीजों के लिए नहीं उकसाना है, और ना ही उसे पता चले कि हम क्या काम करते हैं। अगर वो कुछ भी पूछे तो कोई भी बहाना करके बात को टाल दिया करना, क्योंकि हम नहीं चाहते जिस तरह हम चोरी डकैती का काम करते हैं वही आदत सूरज को लगे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि सूरज जैसे अभी ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, वैसे हमेशा ही करता रहे और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करे, ताकि उसे आगे कोई परेशानी ना हो। सूरज की नौकरी अच्छी और इज्जतदार नौकरी है, कम से कम हमारी तरह तो नहीं है। हमें तो हर दिन अमीर घर की खोज करनी पड़ती है, ताकि हम चोरी करके अपना गुजारा कर सके। सूरज को कोई भी दिक्कत होती तो उसके दोस्त ही उसका साथ दिया करते थे, जिस वजह से सूरज भी उनकी कभी कभी मदद कर दिया करता था। सूरज के पिता सरकारी नौकरी करते थे, जिसमें वो एक बड़े सरकारी कार्यालय में चपरासी का काम किया करते थे, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह पर सूरज को नौकरी मिल गई थी। लेकिन कहते हैं ना, आराम का काम किसे अच्छा लगता है। सूरज चपरासी की नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे करना पड़ता था, क्योंकि उसे परिवार जो संभालना था। भाई, कहीं मेरे लिए काम हो तो बताना, क्योंकि मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये चपरासी की नौकरी, हर दिन मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर उनका काम समय पर ना हो तो वो मुझे चिल्लाया करते हैं। अब बस, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। सूरज की बात सुनकर रोशन और रोहन उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो सूरज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या सोच रहे हो? लोग काम के लिए तरसते हैं, और तुम खुद ही अच्छे खासे काम को छोड़ना चाहते हो। अभी तुम्हारा थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, वो निकल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी ही छोड़ दो। अगर मेरी जगह तुम ये चपरासी वाला काम करते तो तुम्हें पता होता, तुम दोनों की नजरों में मेरा काम बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन मुझे ही पता है मैं किस तरह हर दिन अपने आप को काबू में रखकर ये काम करता हूँ। ठीक है सूरज, तो तुम्हें नहीं करना है ना काम, तुम मत करो, पर हमारे पास कोई काम नहीं है। हम खुद ही काम की तलाश में भटक रहे हैं, और हमें अगर कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आज दफ्तर में बड़े साहब से लड़ाई हुई, क्योंकि मैं फाइल बड़े साहब को देने जा रहा था तो गलती से मेरा पैर फिसल गया और फाइल से पूरे कागज फैल गए, जिस वजह से बड़े साहब मुझ पर चिल्लाए। बड़े साहब ने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला। अगर वो तुम्हें नौकरी से निकाल देते तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि इस समय काम मिलना बहुत मुश्किल है, और कम पैसों में काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए जो है उसी में खुश रहो। तुम दोनों के कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता? माना कि पिताजी ने कभी भी काम के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उनके जाने के बाद अब पता चल रहा है कि जिम्मेदारी संभालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं और नहीं सुन सकता लोगों की बातें, बस मुझे वहां पर नौकरी नहीं करनी। ठीक है सूरज, तुमने पहले से ही फैसला कर लिया था, तो हमें बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा तुम करो, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी नौकरी नहीं है, हम खुद नौकरी की तलाश में हैं। सूरज के दोस्त उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन सूरज उनकी बात नहीं सुनता है, जिस वजह से उसके दोस्तों को मजबूर होकर उसे साथ रखना ही पड़ता है। जो काम वो करते थे वही काम की आदत सूरज को लग चुकी थी। सूरज भी अब हर जगह चोरी किया करता था और चोरी करके उसे बहुत अच्छा लगता था, जिसके चलते वो उसके दोस्तों से कहता है, मेहनत का काम करके मुझे ना तो वो इज्जत मिली और ना ही समय पर पैसा मिला, लेकिन ये काम करने में बहुत मजा आ रहा है। बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और बाद में पैसा ही पैसा पास आता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज जहाँ चोरी करने जाता है वहाँ उसे चोरी करते हुए एक व्यक्ति पकड़ लेता है, जिसके बाद वो व्यक्ति उससे नाम और परिवार के बारे में पूछता है और उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने अपना नाम पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खबर अखबार में छपवा दूंगा कि तुम मेरे घर पर चोरी करते हुए पकड़े गए। तब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। इससे अच्छा यही है कि तुम मुझे अपने बारे में बता दो। उस व्यक्ति की बात सुनकर सूरज घबरा जाता है और उसे सब बता देता है, जिससे वो व्यक्ति सूरज को पहचान जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सूरज के पिता का अच्छा दोस्त होता है, जिसने उस व्यक्ति के बुरे समय पर उसकी मदद की थी। और वो सूरज को समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम्हारे पिता ने इतने साल नौकरी की है, वो भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से। उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन वो हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़े। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब दोबारा चोरी नहीं करूंगा और ना ही कोई गलत काम करूंगा जिससे मेरी वजह से परिवार पर कोई मुसीबत आए। मैं आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। आप मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे मैं छोड़ता नहीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा चोरी करते हुए मैंने तुम्हें सुना या फिर देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ। उस व्यक्ति की बात सूरज अनसुना कर देता है, जिसके चलते वो फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ता है। एक दिन सूरज एक अधिकारी के घर चोरी करने जाता है। वो पहली बार तो नहीं, लेकिन तीसरी बार में जरूर पकड़ा जाता है और उसे पकड़ने के बाद वो व्यक्ति सूरज को पहचान लेता है और उससे कहता है, अरे, तुम सूरज हो ना? और तुम इतने दिनों से काम पर नहीं आए। अब मुझे पता चला कि तुम दूसरों के घर में चोरी करने लगे हो। मुझे शर्म आ रही है तुमसे बात करने में, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक ईमानदार व्यक्ति के बेटे होने के बावजूद तुम चोरी कर रहे हो। सर, मेरी गरीबी और मुश्किलों ने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया, और दफ्तर में बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। सूरज को जिसने पकड़ा था वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी सरकारी कार्यालय में सबसे बड़े अधिकारी के पद पर काम किया करता था, जिसका नाम धर्मेश था। और उसे देखकर सूरज डर जाता है, क्योंकि उसे पता था वो अधिकारी उसे चोरी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा देने के लिए पुलिस के हवाले कर देगा, जिसके चलते वो मन ही मन में सोचते हुए खुद से कहता है, हर बार चोरी करता हूँ, लेकिन इतना डर कभी नहीं लगा जितना डर आज लग रहा है। अगर सर ने मेरे घर पर माँ और बहन से मेरी चोरी करने के बारे में बोल दिया तो मैं उनकी नजर में एक चोर ही साबित हो जाऊंगा। हे भगवान, मुझे बचा ले। अब मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। जैसा सूरज सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वो अधिकारी सूरज को सुधरने का एक मौका देता है और उसे 15 दिन के लिए अपने साथ रखता है, ताकि सूरज को अपनी गलती और जिम्मेदारी का एहसास हो। सूरज, अगर तुम 15 दिन में सुधर गए तो मैं तुम्हें फिर से नौकरी पर रख लूंगा, और अगर नहीं सुधरे तो तुम्हें जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी के मुझ पर बहुत एहसान है, जिस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पिताजी के नाम का गलत इस्तेमाल करो और लोग तुम्हारे पिताजी को चोर के पिता के नाम से पहचाने। सर, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आप जो भी सजा देंगे वो सजा मुझे स्वीकार है। सूरज, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का अफसोस है तो मैं जो चाहता हूँ वही सब तुम्हें करना होगा।
तभी मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अधिकारी की बात सुनकर सूरज उसकी बात मान लेता है, जिसके चलते जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे सूरज को सब समझ आ रहा था, क्योंकि वो अधिकारी सूरज को हर जगह लेकर जाया करता था और वो अधिकारी गरीबों की सबसे ज्यादा मदद किया करता था और गरीबों की सुनवाई पर उनको हौसला देता था। वहीं दूसरी तरफ सूरज के घर नहीं आने की वजह से रमा और राखी बहुत परेशान हो जाती हैं और वो सूरज के दोस्तों से मिलकर कहती हैं, बेटा बहुत दिन हो गए, सूरज का कोई अता पता नहीं है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। चाची, दरअसल सूरज चोरी के इल्जाम में अधिकारी के पास कैद है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। बाकी सब आपको वही बता सकता है। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? सूरज भैया कभी चोरी नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी माँ से पूछे बिना अपनी तनख्वाह में से पैसे तक नहीं लिए और आप बोल रहे हैं कि वो चोर हैं। हाँ बेटा, राखी बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे पूरा यकीन है सूरज पर, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे लेकर चलो उस अधिकारी के पास, ताकि मैं जान सकूं सच क्या है और झूठ क्या है। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। रमा की बात सुनकर सूरज के दोस्त उस अधिकारी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज को पता चल गया था कि उससे ज्यादा गरीब लोग तो उसके आसपास हैं और उनकी गरीबी के आगे सूरज की गरीबी कुछ भी नहीं है, जिसके चलते सूरज को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो अधिकारी से कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से काम करने से चलती है। चोरी और गलत रास्ता अपनाने से जिंदगी और बर्बाद हो जाती है, जिससे हमें जिंदगी के हर मोड़ पर पछतावा ही नसीब होता है। अच्छा हुआ सूरज, तुम्हें वक्त रहते पता चल गया कि जिंदगी में ईमानदारी कितनी जरूरी है। तुम इन गरीबों को देखकर समझ ही गए होगे। अगर चाहते तो ये लोग भी चोरी डकैती करते, जिससे कि उनका पेट तो भर जाता, लेकिन उन्होंने गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें पता था कि गरीबी तो एक न एक दिन दूर हो ही जाएगी। लेकिन गलत चीजों में अगर वो चले गए तो जिंदगी नरक जैसी बन जाएगी और उन्हें हर जगह मुंह छुपाते भागना पड़ता। अधिकारी की बात मानकर वो घर की तरफ लौट ही रहा था कि तभी सूरज को रमा दिख जाती है और वो तुरंत रमा के पास आता है और उससे कहता है, माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? चलो हम घर चलते हैं अभी इसी वक्त। बेटा तेरे दोस्त बता रहे थे कि तूने चोरी की है, क्या ये बात सच है? इस अधिकारी ने तुझे क्यों कैद करके रखा था इतने दिनों तक? हाँ माँ, ये सच है कि मैं चोरी करने लगा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ और अब मैंने फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब गलत रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा हुआ वक्त के रहते ही तुम सुधर गए। तुम्हारे पिताजी ने हर मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन कभी गलत रास्ते पे नहीं गए बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें जिंदगी में सफलता मिलेगी और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी सच्चाई और पूरी मेहनत के साथ पूरी करनी चाहिए। अब सूरज को समझ आ गया था कि जिंदगी में कर्म अच्छे होने चाहिए और जीवन में हर जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, जिसके चलते सूरज चपरासी की नौकरी फिर से करना शुरू कर देता है और परिवार के साथ सुख शांति से अपना जीवन बिताता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों दोस्त भी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं और चोरी डकैती करना छोड़ देते हैं। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का मार्ग ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफलता का रास्ता दिखाता है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं।